हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति का सोच जो है उसके देश काल स्थिति और उस समय के तत्कालीन जो भी थिंकर्स रहते हैं जिनको वो पढ़ता है समझता है, उनके विचार से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। महात्मा गांधी भी इससे अछूते नहीं थे। उनका विचार और उनका थॉट प्रोसेस जो था, उनका सैद्धांतिक व्यवहार जो था, उनकी जो भी फिलॉसफी रही है, वो सारी चीजें जो है तत्कालीन भारतीय और वैश्विक लेवल की व्यवस्थाएं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, सांस्कृतिक हो, और जो भी उस समय के थिंकर्स थे उन सबसे जो है प्रभावित रही है। उनका जो भी दर्शन है, जो भी सिद्धांत है, जो भी फिलॉसफी है, उस समय तो काम करता ही है। उसकी प्रासंगिकता जो है आज के जमाने में भी एज यूजुअल बनी हुई है। तो आज का द आरंभ सीरीज का यह सेकंड डे है और इसमें हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के फिलोसफिकल थॉट्स के बारे में। जो भी गांधीयन थॉट्स और फिलोसफी थी उसके बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मेंस परीक्षा और जो 68वीं बीपीएससी को टारगेट करना चाहते हैं सबके लिए जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वीडियो के कंटेंट के बारे में चर्चा। और जो भी द आरंभ सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या स्क्रीन पे जो नंबर दिखा रहा है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके आप प्रोसेस जान सकते हैं। इंक्वायरी लेके आप इस आरंभ सीरीज को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है हम आपके लिए और कार्य करने को लेके मोटिवेट रह सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। चलिए फ्रेंड्स, शुरू किया जाए। देखिए, गांधीयन थॉट्स जो है सोसाइटी के किसी एक हिस्से को लेके नहीं था। गांधी जी सोसाइटी के प्रत्येक हिस्से को लेके उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था और उन्होंने ये बताया था कि एक आदर्श समाज में, एक आदर्श राज्य में किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसमें हम पढ़ेंगे आज की वर्ण व्यवस्था के बारे में उनका क्या विचार था, न्यास सिद्धांत क्या था, शिक्षा, साधन और साध्य के बारे में क्या राय थी, और सत्याग्रह, अहिंसा, नैतिकता, धर्म, हिंदुत्व, राजनीति का धार्मिक आधार, स्वराज्य, लोकतंत्र, स्वदेशी, राज्य समाज एवं सर्वोदय, सभ्यता एवं अर्थव्यवस्था, मध्य निषेध और समाजवाद। ये कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि गांधी जी इनके बारे में क्या सोचते थे। यहाँ पे एक चीज़ मैं कोट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि देखिए, जब इस तरीके का डायग्राम आप एक मान लीजिए गांधी का आउटलाइन ऐसे बना दो, चश्मा वगैरह, मेंस इवन इफ यू आर राइटिंग इन मेंस एग्जामिनेशन और गांधीयन थॉट्स के बारे में कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो आप ये गांधी का आउटलाइन बना के ऐसे जब लिखोगे तो बहुत ही कैची होता है यह। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है काफ़ी अच्छा होगा और डायनामिज्म भी आती है इसमें क्वेश्चन में। अब वो समझ जाएगा, कोई भी जब एग्जामिनर रहेगा, आपका कॉपी चेक करने वाला रहेगा, वो समझ जाएगा कि इसको जो है इस विद्यार्थी को जो है सारी चीज़ों के बारे में पता है और इतना ही से वो आपका स्टैंडर्ड का अनुमान लगा लेगा। ठीक है, तो चलिए वो बात की बात है। हम देख लेते हैं कि विभिन्न हिस्सों में जो है समाज के विभिन्न हिस्सों के लिए गांधी की क्या विचार थी। देखिए, जैसा कि वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, लेक्चर के इंट्रोडक्शन में, कि व्यक्ति का विचार जो है तत्कालीन व्यवस्थाओं से प्रभावित होता है और कुछ व्यक्तियों से प्रभावित होता है। तो गांधी जी के विचार को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में जान लेते हैं, जो प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस आंसर राइटिंग में भी काम करेगा। ठीक है, जैसे जॉन रॉस्किन थे, इनकी पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कभी कभी अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है डायरेक्ट पूछ देता है। टॉल्स्टॉय की पुस्तक थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ठीक है, हेनरी थोरिबो का एक सिद्धांत था सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, उनके विचार से गांधी जी भी काफ़ी प्रभावित थे। अन्य जो विचारक रहे जिनसे गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे, उनमें है मिल, ग्रीन, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स आदि इंपॉर्टेंट विचारक हैं जिन्होंने गांधी जी के विचार को काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। ठीक है, तो जॉन रॉस्किन और टॉल्स्टॉय की बात हमेशा की जाती है, इनके पुस्तक और इनके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए, गांधी जी का जो दर्शन था, उनके विचारों का चिंतन था, इसका कोई एकमात्र भंडार नहीं है। ठीक है, कोई बुक नहीं है जिसको पढ़ के इकलौता बुक और उसको आप पढ़ लिए और गांधी जी की फिलॉसफी के बारे में और समाज के विभिन्न हिस्सों के बारे में उनकी क्या राय थी आप जान लें। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका दर्शन उग्र या व्यवस्थित दर्शन नहीं है, ये उग्र है। ठीक है,
ये उग्र है। उग्र या व्यवस्थित दर्शन नहीं है। उनके विचारों को हम जो है उनके द्वारा लिखित पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही जान सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, जो गांधी जी के इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, पाथ टू गॉड, हिंद स्वराज आदि कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। इसको आप पढ़ के जो है गांधीयन फिलॉसफी और उनके दर्शन के बारे में, समाज के विभिन्न हिस्सों के बारे में आप जान सकते हो कि समाज के विभिन्न हिस्सों के बारे में गांधी जी की राय क्या थी। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, वो साधन और साध्य पे उनकी क्या राय थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समाज में नैतिक व्यवस्था बनाने को लेके भी इसका काफ़ी महत्व आप दे सकते हो। देखिए, समाज में जहाँ एक तरफ लालच भरा व्यवस्था हो गई है, लालच भरी व्यवस्था हो गई है। अब बीते दिनों आपने देखा होगा कि वैशाली में ही कोई श्रम परिवर्तन अधिकारी थे, उनके यहाँ छापा पड़ा तो वो करोड़ों रुपये का धन उनके यहाँ से जब्त किया गया। ठीक है, तो वो क्या है, वो साधन जो है गलत तरीके का साधन अपना के अपने आप को धनी कैटेगरी में लाना चाहते हैं। तो गांधी जी इसी बात पे जोर देते थे कि साधन और साध्य को मैं थोड़ा सा और ब्रीफली आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए, साध्य का मतलब होता है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन है बीपीएससी, आप बीपीएससी में को टारगेट करते हो और बीपीएससी को पास करना चाहते हो। अब इसके लिए आप कौन कौन से तरीके अपना के बीपीएससी को पास करते हो, तो तरीके जो है, वेज जो है, आपका तरीका जो है वह आपका साधन हो गया। और बीपीएससी पास करने के बाद जब आप कोई मतलब बीपीएससी पास करना ही आपका एक साध्य हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत से पिछले दिनों केस आ गई थी एक कि बहुत सारे बच्चे जो है इंटरव्यू में घूस देके 10 लाख 20 लाख रुपए देके अच्छे अच्छे सीटों पे कब्जा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि वो गलत साधन अपना रहे हैं। जो व्यक्ति करप्ट वे से बीपीएससी को क्रैक करेगा तो वो आगे चल के करप्शन ही करेगा। ठीक है, तो वो यही कहते थे महात्मा गांधी कि आपका साध्य कितना भी अच्छा हो, उसके लिए यदि साधन गलत है तो साध्य भी आपका जो है अपने लक्ष्य से मतलब बिछड़ जाएगा, अपने लक्ष्य से हट जाएगा और आपका जो परिणाम होगा वो समाज और सोसाइटी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो साधन साध्य का कंसेप्ट आपने समझ लिया। वो कहा करते थे कि साधन और साध्य को एक बराबर हैं। ठीक है, लेकिन और एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है साध्य को मानते थे, साधन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे कि साधन एकदम से सही होना चाहिए, तभी जो है साध्य जो है पूर्णतः समाज के लिए फलीभूत हो पाएगा। साधन की शुद्धता ही सर्वोपरि है। लक्ष्य प्राप्ति में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए और वे जो है मैकियावली राजनीतिक सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, मैकियावली राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से आप सत्ता को हासिल करो। जो आज आप देखते हो कि आप जनरली अभी हाल ही में मुखिया का चुनाव कंडक्ट हो रहा है और कुछ बहुत सारे जिलों में बिहार में कंडक्ट हो चुका है, तो आप देखते होंगे कि लोग मुखिया बनने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। क्या वो करोड़ों रुपया जनता की भलाई पे खर्चा हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्त। देखिए, अभी बिहार में जो है मद्य निषेध लागू है। बिहार जो है एक ड्राई स्टेट घोषित किया गया है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। लेकिन बहुत सारे जो मुखिया कैंडिडेट थे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग पियक्कड़ हैं, मतलब दारूबाज हैं, उनको दारू दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मटन खिला रहे हैं, चिकन खिला रहे हैं, घूस दे रहे हैं। मतलब एक तरीके का एक वोट खरीदने के लिए वो लाखों रुपये और हजारों रुपये घूस देते हैं। इसका मतलब वो गलत साधन अपना रहे हैं। और कभी भी जब वो हेड बनेंगे आपके पंचायत का, तो कभी भी वो जनता की भलाई के लिए थोड़ा बहुत कार्य कर दें, लेकिन उनका मेन मकसद जो है, जो साधन को अपना के, अर्थात उन्होंने मान लीजिए 1 करोड़ रुपया खर्चा किया अपने अकाउंट से, तो उस 1 करोड़ रुपया को भरने के लिए वो गलत कार्य करेंगे। उनका साधन जो है, साध्य जो है, उचित तरीके से जो है समाज के कल्याण के लिए उपयोग नहीं हो पाएगा। आप, आई होप कि मैं जो समझाना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सत्याग्रह की, कि सत्याग्रह के बारे में जो है गांधी जी का क्या विचार था। देखिए, सत्याग्रह को गांधी जी ये कहते थे कि अहिंसा जो है उच्च कोटि का कर्तव्य है। महाभारत में भी ये कहा गया है। हालांकि महाभारत में
बहुत सारा हिंसा है, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य है ये बताना है कि अहिंसा जो है उच्च कोटि का कर्तव्य है और जीवन में इसका व्यवहारिक रूप जो है सत्याग्रह अथवा आत्मबल है। ठीक है, मान लीजिए कि अब देख लेते हैं कि यहाँ पे आत्मबल कैसे है। मान लीजिए कि गांधी जी कहते थे कि आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। ठीक है, यदि आप नॉर्मली जा रहे हो, किसी से बात कही हो गई और एक झापड़ कस के रसीद कर दे, तो बाई चांस ही वैसे व्यक्ति मिलेंगे आपको कि जो बर्दाश्त कर लें। आपका तो मन ये करेगा कि उसको उठा के हाथ पैर तोड़ दो। ठीक है, तो ये सत्याग्रही ऐसा नहीं करता। सत्याग्रही के पास जो है आत्मबल है, वो चीज़ों को संभालने की कोशिश करता है और वो किसी भी तरीके से हिंसा से दूर रहना चाहता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि अहिंसा जो है सत्याग्रह अथवा आत्मबल है। सत्याग्रह का मतलब, इसका यदि संधि विच्छेद किया जाए तो सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह में हिंसा का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। और सत्याग्रह का उद्देश्य जो है, महात्मा गांधी यह कहते थे कि विरोध का अंत करना है। किसका अंत करना है? विरोध का अंत करना है दोस्त, न कि विरोधी का। ठीक है, ठीक है, वो सबसे अधिक परिवर्तन पे जोर देते थे। मान लीजिए कि आप जैसे महात्मा बुद्ध ये उस समय के तत्कालीन जो भी इन्फ्लुएंसर रहे थे और अभी भी हैं, हालांकि तत्कालीन का क्या कहा जाए, अभी भी हैं। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए और ये सारे लोग हो गए, महावीर जी हो गए, भगवान महावीर जो जैनिज्म के प्रवर्तक हैं। तो इन सारे लोगों के ये अहिंसा के सिद्धांत को काफ़ी ज़्यादा ये महत्व देते थे। जैसे अंगुलीमाल को मारने के लिए बहुत सारे सूरवीर खुद मर गए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसके हृदय परिवर्तन करा के उसको एक संत बना दिया। तो उसी तरीके से महात्मा गांधी भी कहते थे कि हृदय परिवर्तन से बड़े से बड़ा अपराधी और बड़े से बड़ा जो है दुराचारी जो है सही रास्ते पे आ सकता है। तो इसी फिलॉसफी को इन्होंने आगे बढ़ाया अपने सत्याग्रह के उसमें, और कह रहे हैं कि सत्याग्रह का उद्देश्य जो है विरोध का अंत करना है। ठीक है, न कि विरोधी का। सत्याग्रह प्रेम शक्ति अथवा आत्मशक्ति का पर्यायवाची है। आप जब किसी से प्रेम करोगे, मानव जाति से प्रेम होगा, तभी आप सत्याग्रही बन पाओगे अथवा नहीं। ठीक है, वो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन महात्मा गांधी मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से डरपोक नहीं थे। और वो आगे ये भी कहते हैं कि सत्याग्रह जो है डरपोक, असहाय और निर्बल लोगों का शस्त्र नहीं है, यह नैतिक रूप से जागृत एवं सक्रिय लोगों का हथियार है। सत्याग्रह बिना हिंसा के एक युद्ध है। सत्याग्रह बिना हिंसा का जो है एक युद्ध है। ठीक है, सत्याग्रह ऐसा युद्ध है जिसमें हिंसा का कहीं भी कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो सत्याग्रह आपने समझ लिया। अब आते हैं अहिंसा को लेके वो क्या कहते थे। अहिंसा हम शब्द से परिचित हैं, मतलब हिंसा नहीं करना। तो अहिंसा को लेके वो क्या कहते थे? उनका अहिंसा से तात्पर्य था कि इसका आधार, किसका आधार? अहिंसा का, किसी को दुख न पहुंचाने का प्राचीन भारतीय सिद्धांत है, एज यू नो। ठीक है, ये हमारे भारत की संस्कृति का काफ़ी बड़ा हिस्सा रहा है अहिंसा, और आज भी है। ठीक है, अहिंसा का मतलब होता है कठोर वाणी, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और क्रूरता से बचना। सकारात्मक तौर पर अहिंसा जो है सर्वशक्तिमान, अनंत और परम ईश्वर का पर्यायवाची है। ठीक है, अहिंसा के बारे में गांधी जी का ये कथन था। वहीं नैतिकता के बारे में बात ये करते थे और कहते थे कि यह सर्वोच्च एवं किसी भी मनुष्य का सर्वोच्च एवं आंतरिक मूल्य है, सत्य तक पहुंचने का साधन है एवं तरीका है। नैतिकता का यदि ह्रास होता है तो ह्रास से जो है कार्य करने की प्रेरक शक्ति जो है गुमराह हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पे एक केस स्टडी देखें। देखिए, यदि आप इस वीडियो को मैं चाहता तो स्किप भी कर देता, लेकिन मैं इसलिए बनाया ताकि जो है यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन यदि गांधी के थॉट्स के बारे में किसी हिस्से को लेके 1-2 लाइन पूछ देता है, इसमें से कौन सही है, तो आप उसको सही कर सके। ठीक है, और मेंस के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस स्टडी लेते हैं नैतिकता का। इन्होंने कहा है, क्या कहा है अभी, कि नैतिकता का यदि किसी व्यक्ति में ह्रास हो जाता है तो उसके कार्य करने की प्रेरक शक्ति जो है गुमराह हो जाती है। मान लो कि आपका मेन मोटिव है एसडीएम बनना। क्या बनना? एसडीएम बनना, बीपीएससी क्रैक करके, या डिप्टी एसपी बनना। ठीक है, मान लो कि आप नैतिकहीन हो जाते हो, करप्ट हो जाते हो, घूस लेना, किसी को डराना, फरेब, ये आपका क्या होता है, ये आपका जो है आगे चल के मोटिव हो जाता है।
तो जो आपका मेन कार्य होना चाहिए लोक कल्याण, ठीक है, इसका प्रेरक क्या होता है? लोक कल्याण आप तभी कर पाओगे ना यदि आप नैतिक रूप से स्ट्रांग हो, आप अहिंसा का पालन करते हो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हो, ठीक है, तभी तो आप लोक कल्याण कर पाओगे। लेकिन जब आप वहीं करप्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, तो ये लोक कल्याण करने की जो प्रेरक शक्ति रहेगी आप में वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। यही नैतिकता को लेके गांधी जी कहा करते थे। अब बात आती है धर्म को लेके। धर्म जो आज सबसे बड़े हिंसा का कारण है, संप्रदायवाद का कारण है, ठीक है। आज के ज़माने में आप देखते होंगे दुनिया में जो 80% जो हिंसा हो रही है वो धर्म को लेके ही हो रही है, ठीक है। तो धर्म के बारे में वे कहते थे, पहली बात कि उनको हिंदू धर्म में अटूट विश्वास था, धर्म की सृजनात्मक शक्ति को वे स्वीकार करते थे, और गांधीवादी धर्म में संप्रदायवाद को वो नहीं मानते थे, ठीक है। उनका कहने का मतलब था कि एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव जो है उस चोटी पे पहुंचना। उसी तरह ईश्वरीय तत्व को मानते थे, गॉड को मानते थे, ये सबको बराबर इक्विवेलेंट मानते थे, चाहे वो ईसाईयत हो या हिंदुत्व हो या मुसलमान हो या जैन हो, बौद्ध हो, सबका यही वो जो मेन मोटिव होता है वो ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करना, ठीक है। तो सबको ये इक्वल मानते थे, किसी भी धर्म में ये विभेद नहीं करते थे, लेकिन इनको अपने हिंदू धर्म में जो है काफ़ी अटूट विश्वास था, और उसके प्रत्येक पार्ट्स हिंदू धर्म के प्रत्येक संस्कृति से पार्ट्स से ये ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। तो धर्म के बारे में इनकी समझ आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं हिंदुत्व के बारे में। हिंदुत्व के बारे में गांधी का सिद्धांत था कि हिंदुत्व एक निपुण बौद्धिक संरचना है, ठीक है, निपुण बौद्धिक संरचना है। उन्होंने अपने धार्मिक चिंतन में ईश्वर को नहीं अपितु मानव व्यवहार को केंद्र बिंदु माना, ठीक है। हिंदुत्व का मतलब पहले जो है कि हम जो है भारतीय संस्कृति के, यदि आप साहित्य का भी दर्शन करोगे या जो भी आपके वेदास हैं या आपके शास्त्र हैं उनका यदि आप अध्ययन करोगे तो आपको लगेगा कि ये इसमें जो है ईश्वरीय चिंतन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन इन्होंने बताया कि देखिए ईश्वरीय चिंतन का मतलब ये होता है कि शिव शक्ति विभागे ना, मैं अपने तरफ से एक जोड़ रहा हूँ, जायते सृष्टि कल्पना, मतलब एक ईश्वरीय तत्व है और उसका अपने में से विभाजन करके जो है जीवात्मा की इसने निर्माण किया है। तो प्रत्येक में एक ही ईश्वरीय तत्व है, और इसी ईश्वरीय तत्व को यदि आप चिंतित करते हो तो ये मानव व्यवहार पे केंद्रित हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने धार्मिक चिंतन में ईश्वरीय तत्व को न बना के मानव व्यवहार को जो है केंद्र बिंदु बनाया। और आपने कभी भी देखा होगा कि बाई चांस ही गांधी ने शास्त्रों को अपने किसी भी कथन को या कार्य को वेरीफाई करने के लिए शास्त्रों का सहारा लिया। तो गांधी जी ने शास्त्रों को हाशिए पर रखा और उन्हें धार्मिक एवं नैतिक सत्ता से वंचित किया। अपने विचारों के समर्थन में शास्त्रों का सहारा वो नहीं लेते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब राजनीति का धार्मिक आधार, इसके बारे में उनकी क्या फिलॉसफी थी। देखिए, वे हालांकि अभी धर्म जो है राजनीति का अटूट हिस्सा है, लेकिन इसे एक संप्रदायवाद के रूप में परिणित कर दिया गया है, और अपने राजनीतिक का पक्ष पोषण करने को लेके आजकल राजनेता जो है समाज में फूट डालते हैं। लेकिन गांधी जी कहते थे कि धर्म और राजनीति का जो है अटूट संबंध है, और अपनी समस्त बुराइयों के बावजूद भी राजनीति मनुष्य के लिए अनिवार्य है। उन्होंने राजनीति में धर्म, सत्य, अहिंसा एवं नैतिकता का समावेश कर उन्हें मानव कल्याण को साधन बनाने की वकालत की, ठीक है। जो कहीं ना कहीं इस लक्ष्य से जो है राजनीति अभी विचलित हुई पड़ी है। तो आज के राजनेताओं को मेरे हिसाब से तो ये गांधीयन फिलॉसफी को पढ़ना चाहिए, राजनीति और धर्म के आधार पे जो भी इनकी फिलॉसफी थी, ठीक है, तब इनको राजनीति में आना चाहिए ताकि ये लोक कल्याण का काम कर सकें। अब बात आती है स्वराज्य की। स्वराज्य जो है गांधी जी का, देखिए सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्वराज्य शब्द का जो है प्रथम बार उद्घोष या यूज किसने किया था, ठीक है। देखिए, गांधी जी ने हालांकि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 3 नवंबर 1905 को एक लेख के अंतर्गत किया था। इनके लिए जो है स्वराज संबंधी अवधारणा, जो भी अंग्रेजी तत्व होते हैं, अंग्रेजी पद होते हैं जैसे फ्रीडम अथवा इंडिपेंडेंस की तुलना में अधिक विशाल एवं गंभीर था।
इस अवधारणा के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष दोनों मानते थे। ये नकारात्मक पक्ष का आशय है कि विदेशी शासन एवं इसके सभ्यता पे प्रभाव से जो है सर्वथा मुक्त होना। ठीक है, स्वराज का मतलब होता है, गांधी जी क्या कहते थे, स्वराज का मतलब होता है कि जो भी विदेशी शासन है, उसकी संस्कृति है, उसका जो भी आयाम है, उससे पूर्णतः सर्वथा उसके प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होना, अपनी सभ्यता को मुक्त करना। और सकारात्मक पक्ष में ये कहते थे कि स्वराज का अभिप्राय समाज के प्रत्येक हिस्से को, चाहे वह किसान हो, श्रमिक हो, महिलाएं हो, सभी के लिए जो है पूर्ण स्वतंत्रता से है। गांधी ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा नैतिक तथ्यों को स्वराज के चौराहे के रूप में देखा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि गांधी जी समाज के प्रत्येक हिस्सों को लेके और समाज को सतत बनाने के लिए क्या क्या सोच रखते थे। तो अभी जो है वैश्विक फैटर्निटी को ये चाहिए कि गांधीयन फिलॉसफी को हर एक देश में, हर एक कैरिकुलम में शामिल करना, ताकि लोग पढ़ सकें और हमारे इस न कि केवल एक स्वतंत्रता सेनानी, इस बड़े फिलोसफर के, बीते सदी के सबसे बड़े फिलोसफर के थिंकर से, थिंकिंग प्रोसेस से, उनके फिलॉसफी से जो है दुनिया में शांति कायम हो सके और मानव जाति की रक्षा हो सके। ठीक है, आगे आगे हम देखेंगे, इनके प्रत्येक फिलॉसफी को डिकोड करते हैं और देखिए कि आज के समय में जो है गांधीयन थॉट्स की भी कितनी ज़्यादा प्रासंगिकता है। लोकतंत्र के बारे में गांधी जी ये कहते थे कि लोकतंत्र जो है संपूर्ण भौतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक संसाधनों के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के मध्य संगठन की एक कला एवं विज्ञान है। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र का मतलब ये हुआ, यदि हम साधारण भाषा में कहें कि जो भी साधन है ना, साधन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए समाज के प्रत्येक हिस्से के लोगों के पास। ठीक है, निर्धनतम जो पुअरेस्ट है, सबसे गरीब है, उसको समाहित करते हुए जो सबसे समाज में जो सबसे धनिक हैं, सबको जो है एक समान अधिकार मिले। लोकतंत्र का मूल आशय ये हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने स्वदेशी के बारे में भी बताया था। स्वदेशी के बारे में इनका थॉट जान लेते हैं। स्वदेशी का मतलब होता है, स्वदेशी की भावना उन समस्त तत्वों को अपने भीतर समाहित करती है जिससे देश बनता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का तत्व हो, चाहे या वह एकता का तत्व हो, संस्कृति का तत्व हो, धर्म का तत्व हो, उन सारे तत्वों को समाहित करके ही करने की जो भावना है वही स्वदेशी है। ठीक है, राज्य, समाज एवं सर्वोदय के बारे में उनका क्या कहना था। देखिए, गांधी ने राज्य के व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थन नहीं किया। जैसे हालांकि आजकल लोग बहुत समर्थन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि राज्य हमारे लिए ये करे, राज्य हमारे लिए वो करे, राज्य हमारी सारी सुविधाएं का ख्याल रखे, लेकिन गांधी जी इसके बारे में कार्य मतलब ये ऐसा नहीं सोचते थे। उनका पूर्ण विश्वास था कि लोगों को जो है अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे लोगों की पहुँच नहीं हो सकती है, राज्य जो है सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, लेकिन लोगों को अपना मैक्सिमम कार्य जो है खुद करना चाहिए। वे ग्राम स्तर के स्वच्छता प्रेरित सहयोग पर भी जो है बहुत जोर देते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखते होंगे कि जैसे हमारे गाँव में ये होता है, आपके गाँव में भी होता होगा, सबके गाँव में होता है कि मान लीजिए कि एक ये राम है, ठीक है, और ये हो गया श्याम हो गया, इसका दोनों का घर पास पास में है, दोनों पड़ोसी हैं। तो मान लीजिए इनके यहाँ कुछ बनता है बढ़िया, तो ये स्व प्रेरित, ये नहीं कि शो ऑफ करने के चक्कर में या ये मांग रहे हैं राम भाई श्याम भाई से, ये स्व प्रेरित उस चीज़ को जो है राम के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि भैया हमारे यहाँ कुछ अच्छा बना है, तुम भी खा लो। अच्छा का मतलब कि कुछ स्पेशल बना है, तुम भी खा लो। ठीक है, या मान लीजिए राम के पास कोई साधन नहीं है, कोई चीज़ की कमी है, अगर श्याम के पास है तो श्याम खुद स्व प्रेरित होकर कह सकते हैं कि राम भाई लो, यूज कर लो, फिर लौटा देना। या राम इनसे सहायता मांगेंगे तो इसका 99% चांस है कि श्याम भाई इनकी सहायता कर दें। तो यही जो है ग्राम स्तर पर जो स्वेच्छा प्रेरित सहयोग पर ये जो है बहुत ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, गांधी जी सर्वोदय समाज को एक आदर्श समाज मानते थे। सर्वोदय मतलब सभी का उदय हो। ठीक है, उदय से, विकास से कोई न छूटे। उनके अनुसार सर्वोदय का अर्थ समाज में सर्व कल्याण था। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब बात आती है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेगमेंट को लेके उनका क्या ख्याल था। देखिए, अर्थव्यवस्था की आधुनिकता को लेके जो है वो काफ़ी चिंतित थे। उनको ये लगता था कि आधुनिक सभ्यता पर कुछ पूंजीपतियों
का ही आधिपत्य है और उनके द्वारा नियंत्रण, ज़्यादा नियंत्रण जो है अच्छा नहीं है। इच्छाओं का दमन एवं आत्मनियंत्रण जो है धारणीय अर्थव्यवस्था का आधार है, वो ये कहा करते थे। ठीक है, ज़्यादा यंत्रीकरण जो है समाज के लिए अच्छा नहीं है। देखिए इसी को लेके ना, अर्थव्यवस्था को लेके, देखिए अर्थव्यवस्था चूंकि क्या है, एक संसाधन का उपयोग पे डिपेंड करती है। जो भी संसाधन है उसको लेके ये कहा करते थे कि प्रकृति के पास इतना तो पर्याप्त है कि विश्व के हरेक लोग के कल्याण के लिए, उनके जीवन भरण पोषण के लिए जो है ये उत्पादन कर दे। ठीक है, जो भी आवश्यकता है उसकी तो पूर्ति कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। काफी फेमस कोट है महात्मा गांधी का, ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है समाजवाद पर विचार। गांधी का समाजवाद ग्रामीण समाजवाद से जुड़ा था। जैसे स्व प्रेरित सहायता वाला हमने सिद्धांत पढ़ा था, वहीं इसका मतलब हुआ। ठीक है, गांधी जी जैसे कहते थे कि प्रकृति जो है विश्व के हर एक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, परंतु लालच को नहीं, जैसा कि हमने पहले जाना। ठीक है, अर्थशास्त्र को न्याय भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ मतलब ये हुआ कि गांधी जैसे मार्क्सवादी क्या सोचते हैं, मार्क्सवादी प्रोलेटेरियन ये सोचते हैं कि यदि इसके पास ज़्यादा है तो यदि ये नहीं देता है तो ऐसे इसे छीन लो। लेकिन गांधी जी जो है इस पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो सीधे सीधे पहली बात की अहिंसा पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो यहाँ भी ये बात करते हैं कि इस व्यक्ति में नैतिकता भरो, इसका हृदय परिवर्तन करो, ताकि जो है यह स्व प्रेरित उन लोगों की सहायता कर सके जिनके पास नहीं है। इसीलिए यह जो है ग्रामीण समाजवाद से को ज़्यादा महत्व देते थे और ज़्यादा प्रभावित थे उससे। ठीक है, ठीक है, इसके स्थान पर सत्य और अहिंसा, जैसे मैंने पहले बताया कि अहिंसा के माध्यम से हृदय परिवर्तन कर आर्थिक असमानता को दूर करने के पक्ष में थे। आप देखते होंगे जैसे अजीम प्रेम जी हो गए, नारायण मूर्ति हो गया, रतन टाटा हो गए, इन लोगों के पास क्या है, अकुत संपत्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग गांधीयन फिलॉसफी से जो है प्रभावित हैं और ये स्व प्रेरित रूप से जो है समाज के वंचित लोगों के लिए काफ़ी कार्य करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अजीम प्रेम जी काफ़ी ऊपर रहते हैं दान देने में। इसी संदर्भ में उन्होंने न्यास का सिद्धांत भी दिया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास धन है ना, तो आप अपनी आवश्यकताओं से, यदि आपके मान लीजिए आपकी आवश्यकता है 100 रुपया और आपके पास है 1000 रुपया धन, तो इसमें से जो 900 रुपया है ये समझो कि आप इसके ट्रस्टशिप हो, आप इसके मालिक नहीं हो, ये आपके पास रखा हुआ है और इससे जो है जन कल्याण करो, लोक कल्याण करो। ठीक है, यही होता है ट्रस्टशिप का सिद्धांत। लेकिन आजकल लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, देख लेते हैं। मद्य निषेध, शिक्षा पर विचार और अस्पृश्यता को लेके उनका क्या राय था। मद्य निषेध के बारे में देख लेते हैं। आजकल देखिए जो है राजनीति क्या ना करा रही है, राजनीतिक विचारधारा बिहार में कितनी गिरी हुई है, आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि कोई राजनेता आके कहे पब्लिक के सामने कि देखिए दारू पीना बुरी बात नहीं है, हो सकता है उनके लिए बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि दारू से किसी का शारीरिक मानसिक अर्थव्यवस्था और उसके घर का शांति जो है क्षीण होता है, तो उसके लिए तो है मद्य निषेध जरूरी है और उसके लिए तो दारू पीना जो है बुरी बात ही है, मद्य निषेध होना चाहिए। तो महात्मा गांधी भी और बिहार सरकार जो है लेके इसको लेके काफ़ी कार्य करती है, हमेशा जन जागरूकता अभियान करती है, लेकिन लोग जो है अभी भी लगे हुए हैं तस्करी करने में, धर पकड़ करने में, इधर से उधर करने में और कालाबाजारी करने में, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये समाज की कुंठित और व्यथित मानसिकता का जो है हमारा समाज जो है शिकार हो चुका है। और बिहार को यदि आपको आगे बढ़ाना है तो इन सारी चीज़ों पे जो है काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। पहले सामाजिक सुधार करो, आर्थिक सुधार ऑटोमेटिक होते जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी भी इस पे विशेष जोर देते थे। यदि आप डीपीएसपी पढ़े होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसमें जो है मद्य निषेध को भी स्थान दिया गया है, आपको पता होगा। नीचे कमेंट करके बताओ कि किस आर्टिकल में है वह। वे कहते थे कि पढ़े लिखे पियक्कड़ों की जगह चाहूँगा कि भारत के बच्चे निरक्षर रहें, वह समझदारी से पेश आएँ। तो मद्य निषेध के बारे में उनका ये कथन था। और वहीं शिक्षा की बात करी जाए तो शिक्षा का उनका आशय ये था कि शरीर, आत्मा एवं मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास हो, वही शिक्षा असली शिक्षा है।
विद्यालयों को वो आत्मनिर्भर बनाने पे ज़्यादा जोर देते थे। अस्पृश्यता की बात करें तो देखिए ये समाज को समानता के आधार पे स्थापित करने की कोशिश करते थे और यही इसी में वह विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का मतलब ये जाति व्यवस्था जो है ना, इसके समर्थक थे कि हाँ, और इसके समर्थक थे, लेकिन उच्चता एवं नीचता की भावना, छुआछूत की भावना की ये दूर विरोधी थे और उसको वे किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, तो ये था गांधीयन फिलॉसफी और गांधीयन थॉट्स। आई होप कि आपको जो है वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके बताओ ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और हमें लगे कि आप जो है हमारे साथ इन्वॉल्व हो और इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो। ये प्रीमियम सीरीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है वीडियो तो सबके लिए वैसे फ्री है, लेकिन इसका PDF नोट्स जो है और डेली जो है न्यूज़ एनालिसिस वाला नोट्स जो है और अन्य नोट्स जो है इसके प्रीमियम मेंबर्स को ही मिलेगा। तो आप जो है इस सीरीज़ को ज्वाइन करो, काफ़ी कम फ़ी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है प्रोसीजर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करो या डायरेक्ट पे करके अपना जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है अपना प्रूफ भेज दो और आप इस प्रीमियम सीरीज का पूर्णतः लाभ उठाओ। फिर मिलेंगे दोस्त, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।